हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर के क्वेश्चंस। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे से हैं, ऑल्सो एज सच इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल ईजी सा चैप्टर है, प्रोवाइडेड आपने कॉन्सेप्ट वीडियो बहुत अच्छे से देख ली होगी। ठीक है, एंड आई होप कि आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कर लिए होंगे। स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का डिस्कशन विद क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? मिस्टर्स पार्कर एंड कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग टू बोरो एन अमाउंट ऑफ ₹60 crores फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, यानी कि बोरो कितने टाइम पीरियड के लिए करना है? फॉर 3 months इन द कमिंग 6 months टाइम फ्रॉम नाउ, यानी आज से आने वाले 6 महीने के बाद 3 महीने के लिए मिस्टर्स पार्कर एंड कंपनी को लोन चाहिए। आपको याद होगा हमने FRA पढ़ा था, जिसमें कि हमने FRA की कोटेशन देखी थी, जिसमें कि हम लिखते थे 3 versus 9 या 3 into 9 करके लिखते थे FRA को। ठीक है, इसका मतलब क्या होता था? इन दी 3 months टाइम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, राइट। क्वेश्चन में क्या बोला है? 6 महीने बाद फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, विच मीन्स इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 months। कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा ये वाला FRA जो क्वेश्चन में मेंशन किया है। इन द कमिंग 6 months फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम बट इट मे गो अप इन दी 6 months टाइम। ऑफकोर्स ये कौन है? बोरोअर है। तो फिर क्या होगा इनके लिए कि आगे आने वाले टाइम में जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ ना हो जाए, बढ़ ना जाए, यही फेयर होगा। और इसी फेयर की वजह से इनको जो रिस्क है, मतलब जो रिस्क है वो ये क्या करना चाह रहे होंगे? मैनेज करना चाह रहे होंगे। इसीलिए ये क्या करेंगे? आप देखो, द कंपनी वॉन्ट्स टू hedge itself against the likely increase in the interest rate because this is what the risk for Messrs Parker, that the interest rate will increase in future time period when the Messrs Parker and company will require the borrowing। ठीक है, चलिए। the company's bankers quoted an FRA at 9.30% per annum, यानी अब क्या होगा? FRA ऑलरेडी बैंक ने कोट कर दिया है एट द रेट ऑफ 9.30% पर एनम पे। ठीक है, अब देखिए what will be the final settlement amount if the actual rate of interest after 6 months happens to be 9.6 per annum, 8.80% पर annum। यानी कि आपको करना क्या है? आपको बताना है ये FRA है जिसमें मिसेस पार्कर एंड कंपनी एंटर करेगी। ठीक है, इस फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में मिसेस पार्कर एंड कंपनी एंटर करेगी। अब इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के चलते एक्चुअली में अगर रेट हो जाता है 9.60 का या 8.80 का, तो फाइनल सेटलमेंट अमाउंट क्या रहेगा? कौन किसको पे करेगा? बैंक पे करेगा टू दी मिसेस पार्कर एंड कंपनी, या मिसेस पार्कर एंड कंपनी पे करेगी टू दी बैंक? आपको ये निकालना है। ठीक है, अब आपको इतनी चीज़ तो समझ में आती होगी कि FRA का जो सेटलमेंट था वो मैंने आपको बता दिया था। आपको क्या करना होता था? लोन का अमाउंट लेना होता था, उसको आप मल्टीप्लाई करते थे विद द डिफरेंस इन दी FRA रेट एंड दी एक्चुअल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, पर्सन के लिए फ़ायदा कब है, लॉस कब है? अब आप ये सोचो, ही इज़ दी बोरोअर, ठीक है, जिसने कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में एंटर किया है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट कहीं बढ़ ना जाए, इस चीज़ का मुझे रिस्क है, तो मैं FRA में एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, इन्होंने FRA में एंटर किया है फॉर द रीज़न कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट एक्चुअली में इंक्रीज़ ना हो जाए। तो इसके लिए फ़ायदा कब होगा? जब एक्चुअली में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा इन दी मार्केट और इन्होंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है जिसमें कि इंटरेस्ट रेट क्या है? कम है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल जो रेट चल रहा है उसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या? सेटलमेंट रेट, या फिर आप उसको बोल लो फॉरवर्ड रेट। ठीक है, फॉरवर्ड रेट आप इसमें से माइनस करेंगे, आपके पास क्या निकल करके आएगा? जो डिफरेंस है जिसका कि बेनिफिट हो रहा है टू दी बोरोअर। ठीक है,
आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद व्हाट, द लोन का टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि दिस विल बी द अमाउंट दैट द पर्सन विल बी रिसीविंग, जिसने कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, यानी कि मिसेस पार्कर एंड कंपनी, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको उसमें एक चीज़ और बताई थी कि सारी जो कैलकुलेशंस हैं इट इज़ एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, ठीक है, बट एक्चुअली में लोन मिल भी नहीं रहा है। सिर्फ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि बोरोअर एंटर कर रहा है टुडे, ठीक है, जो कि स्टार्ट होगा कब, एट द एंड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। तो 6 मंथ का जो एंड है वो क्या बनता है हमारे लिए, सेटलमेंट पीरियड बनता है। उसी सेटलमेंट डेट को पेमेंट हो जाती है, जो भी मतलब जिसके लिए भी पे ऑफ है वो पे कर देता है, जिसको भी रिसीव होना होता है उसको पैसे रिसीव हो जाते हैं। लेकिन कैलकुलेशंस कब की थी, लोन पीरियड एंड की, यानी कि देखो इस केस में क्या होगा, अगर आप ये 6 मंथ्स है यहाँ पे ख़त्म हो गए, दिस विल बी योर सेटलमेंट डेट, राइट। यहाँ पे क्या होगा, लोन का पीरियड एंड हो रहा होगा, 6 मंथ्स है, यहाँ पे कौन सा महीना चल रहा होगा, 9, ठीक है। 9th मंथ में क्या हो रहा है, लोन का पीरियड होगा जो ख़त्म हो रहा होगा, ये 3 महीने यहाँ पे ख़त्म हो रहे होंगे, ठीक है। सारी कैलकुलेशन आप 3 महीने के हिसाब से करोगे, यानी सारी कैलकुलेशन का जो अमाउंट है वो यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन सेटलमेंट डेट पे ही सारा अमाउंट जो है वो पे हो जाता है, ऑलरेडी आप यहीं पे कर देते हो, ठीक है। जब अमाउंट आपको पे करना चाहिए था एक्चुअली में व्हेन लोन एक्सपायर्स, ठीक है, जब लोन का पीरियड जो है वो एक्सपायर हो रहा है तब आपको पे करना चाहिए था, बट आप क्या कर रहे हो, सेटलमेंट डेट पे कर रहे हो, क्योंकि एक्चुअली में तो कोई डिलीवरी वगैरह तो हो नहीं रही है, कोई लोन नहीं लिया किसी ने, कोई कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ एक नेट सेटलमेंट होती है ये डिफरेंस की, ठीक है। तो आप क्या करते हो, सेटलमेंट डेट पे ही पे कर देते हो, ठीक है। इतना झंझट कौन लेगा कि अब 3 महीने भी गुजर जाने दो, देन वी विल पे, आज ही पे करके ख़त्म कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, राइट। यानी कि हमें क्या निकालनी होती थी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती थी, तो यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, 1 प्लस एक्चुअल इंटरेस्ट रेट करेंगे। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट भी कौन सा, आप इसको PIR करके लिख दो, 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट, ठीक है। 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट क्यों लिखा है, क्योंकि देखो हमें लेके आना पड़ेगा एक्चुअल इंटरेस्ट रेट को कहाँ, 9 मंथ्स एंड से 6 मंथ एंड पे, यानी सिर्फ 3 महीने से हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। सिर्फ 3 महीने से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट भी फॉर दैट पीरियड लेना पड़ेगा, यानी हमें इंटरेस्ट रेट जो PV फैक्टर लेना है ना, वो उस इंटरेस्ट रेट से लेना होगा जो कि 3 महीने का हो। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल जो इंटरेस्ट रेट है, जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 3 डिवाइडेड बाय 12, और उसको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आप देखो फर्स्ट केस में इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, 9.6, विच मीन्स एक्चुअली में जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। इसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था एट 9.30, ठीक है। नहीं किया होता तो कितना देना पड़ता, 9.60% से, ठीक है। तो फ़ायदा किसके लिए, मिसेस पार्कर के लिए, यानी जो आप ये अमाउंट निकालेंगे नेट सेटलमेंट का, ये बैंक पे करेगा टू मिसेस पार्कर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 8.80, यानी कि एक्सपेक्टेशंस थी कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, बट एक्चुअली में क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट गिर गया। अब देखो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में क्या रेट लगा है, 9.30 का, ये कोई ऑप्शन तो है नहीं कि लैप्स होने देंगे, ठीक है। दिस इज़ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपने एंटर कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट 9.30% पर एनम पे, नाउ द रेट इज़ 8.80, यानी कि नुकसान हो गया किसका, मिसेस पार्कर का। यानी कि अब जो आप ये नेट सेटलमेंट का अमाउंट निकालेंगे, दिस विल बी द लॉस फॉर मिसेस पार्कर, दिस मीन्स मिसेस पार्कर विल पे टू द बैंक द अमाउंट ऑफ नेट सेटलमेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फटाफट से एक बार सॉल्यूशन से देख लो, आज सच कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, इसलिए सॉल्व नहीं करवा रही क्योंकि सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी थी, देखिए कुछ भी नहीं है। लोन अमाउंट मल्टीप्लाइड विथ द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट माइनस द फॉरवर्ड रेट, ठीक है। लोन पीरियड डिवाइडेड बाय 12, यही बताया था। डिवाइड करना है किससे,
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए एक्चुअल इंटरेस्ट रेट लेना होता है, इन्होंने एक्चुअल इंटरेस्ट रेट लिया। ठीक है, मैंने क्या बोला था, पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट में उसको कन्वर्ट करो 3/12 करके, वही किया। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला, क्योंकि ये क्या है 1/1 प्लस 0.96 इंटू 3/12, दिस मीन्स दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल के आएगा यहाँ पे, राइट। आ गई आपके पास वैल्यू ऑफ द नेट सेटलमेंट, जो कि पे कौन करेगा, जो कि बैंक पे करेगा टू दी मेसर्स पार्कर। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में जो इंटरेस्ट रेट था उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है इंटरेस्ट रेट इन दी मार्केट, करेक्ट। नेक्स्ट केस में इसका अपोजिट था, कैलकुलेशन सेम है, बस होना क्या है यहाँ पे, पार्कर एंड कंपनी पे करेगी टू दी बैंकर। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में फिक्स किया था उससे कम है, ज़्यादा नहीं बढ़ा। ठीक है, चल आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन्होंने क्या लिखा है, ऑल्टरनेटिवली आप 91 डेज़ 360 डेज़ करके भी कर सकते थे, 91 डेज़ 365 डेज़ एज्यूम करके भी कर सकते थे। आई वुड से यू शुड प्रेफर द कैलकुलेशन इन मंथ्स ओनली। ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग द FRA का नेट सेटलमेंट अमाउंट यू शुड कंसिडर इन मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। TM FinCorp has bought a 6/9 100 crores FRA at 5.25% on fixing date, reference rate that is MIBOR turns out to be as follows। ये MIBOR का आपको रेट मेंशन करके दे दिया। पूछा क्या है, you are required to determine profit or loss to TM FinCorp in the terms of basis point। बेसिस पॉइंट याद है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में बताया था, 100 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 1%। यानी कि कहना क्या चाहता है, आप बेनिफिट निकालो इनटू परसेंटेज, कि परसेंटेज टर्म्स में कितना प्रॉफिट हो रहा है टू TM FinCorp। ठीक है, और उस बेस पे आप फिर उसको टर्म्स में मतलब चेंज कर दो इनटू बेसिस पॉइंट्स। ये तो आप कर ही पाओगे, 1% है। ठीक है, 1% को मल्टीप्लाई करेंगे विद 100 बेसिस पॉइंट, क्या निकल के आएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा इन दी टर्म्स ऑफ बेसिस पॉइंट, प्रॉफिट इन दी टर्म्स ऑफ बेसिस पॉइंट, राइट। यही पूछा हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है सेटलमेंट का अमाउंट बता दो, बहुत ईजी है, अभी सीख के आए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए बात कर लेते हैं। FRA में क्या रेट है, 5.25%। FRA कौन सा है, 6 मंथ्स के बाद लोन चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। यानी आपको यहाँ पे जो रेट्स दिए हुए हैं इसमें आपको कौन सा रेट कंसिडर करना है, 3 महीने वाला, क्योंकि आपका जो लोन का टाइम पीरियड है इट इज़ 3 मंथ्स एंड नॉट 6 मंथ्स और 9 मंथ्स। ठीक है, इसलिए आपको FRA की जो कोटेशन है वो रीड करनी आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट वीडियो में भी बता दिया था, यहाँ पे भी बता दिया कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, आपको ये रीड करना आता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पे 3 मंथ्स की बोरोइंग वाला परसेंटेज कंसिडर करना है। ठीक है, अब देखो था क्या, ये इसने बाय किए थे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, मतलब फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट इसने बाय किया है, कौन बनेगा ये, बोरोअर। ठीक है, बोरोअर बाय करता है ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बताया था मैंने, रीज़न भी दिया था, आई होप आप लोगों को याद होगी ये चीज़। बॉट कौन करता है, दी बोरोअर। ठीक है, यानी कि इसे लोन चाहिए, रेट क्या फिक्स कर लिया इसने 5.25 का, एक्चुअली में मार्केट में रेट कितना हो गया 5.50 का, यानी इसके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने परसेंट से हुआ इसे, अब देखो 5.50 माइनस 5.25, क्योंकि यहाँ पे रेट क्या था 5.25 था, यानी कि 0.25% का इसे बेनिफिट हुआ है। इसे आप कन्वर्ट करोगे इनटू बेसिस पॉइंट्स तो कितना आ जाएगा, इनटू 100 करना पड़ेगा हमें, 100 करोगे कितना आएगा 25 बेसिस पॉइंट्स। ठीक है, बात रही सेटलमेंट अमाउंट की, तो हमें करना क्या होता है, लोन अमाउंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद एक्चुअल रेट माइनस में फॉरवर्ड रेट इनटू लोन का टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू करके लेके आना पड़ेगा एट दी सेटलमेंट डेट। कैसे निकालोगे, 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट। ठीक है, कुछ था क्या क्वेश्चन में,
कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। TM will make a profit of 25 बेसिस पॉइंट, क्योंकि क्या हुआ एक्चुअली में रेट 5.50 हो गया है और इसने जो FRA में एंटर किया था द रेट वॉज 5.25%। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करना है बेसिस पॉइंट के टर्म्स में वो मैंने बता दिया, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100। ठीक है, चलिए द सेटलमेंट अमाउंट शैल बी कैलकुलेटेड यूजिंग दी फॉलोइंग फॉर्मूला। सेटलमेंट अमाउंट निकालना तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, 90/360 कर दिया। ठीक है, आप मंथ्स में भी निकाल सकते हो, कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में आपको जो वर्डिंग्स यूज़ करके दी हुई हैं वो नंबर ऑफ डेज़ में दी हुई हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अज्यूम 360 डेज़ इन अ ईयर, यानी कि वो चाहता है कि आप उसको कैलकुलेशन नंबर ऑफ डेज़ में करके दो। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती यू कैन गो फॉर ईदर ऑफ देम। ठीक है, यानी मंथ्स में भी निकाल सकते थे, डेज़ में भी निकाल सकते थे, द आंसर वुड बी करेक्ट। बट अगर आपको स्पेसिफिकली लिख के दे दिया देर इज़ 360 डेज़ इन अ ईयर, तो दिस मीन्स कि वो चाहता है कि आप आंसर निकालो इन द नंबर ऑफ डेज़। ठीक है, चलिए मीन्स यूजिंग द नंबर ऑफ डेज़। ओके, द कैलकुलेशन शुड बी इन नंबर ऑफ डेज़। चलिए देखो, इसलिए यहाँ पे इन्होंने जो ये नंबर ऑफ डेज़ में कैलकुलेशन किए ये ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर मंथ्स में निकाल के आओगे योर आंसर विल बी रॉन्ग। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ आप ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन में देखा करो कि कहीं राउंड ऑफ के बारे में तो नहीं कुछ बोला कि आपको राउंड ऑफ करना है टू 3 डेसिमल्स और 4 डेसिमल्स और 2 डेसिमल्स। कहीं ये तो नहीं लिखा देर आर 365 डेज़ इन अ ईयर, देर आर 360 डेज़ इन अ ईयर। यानी कि वो चाहता है कि आप आंसर निकालो तो आप यूज़ करो नंबर ऑफ डेज़ इन दी फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, देख के चला करो वरना आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि जब इंस्टीट्यूट एक्चुअली में मेंशन कर देता है ना चीज़ें, फिर उसको एक्यूरेट आंसर चाहिए, फिर वो अप्रॉक्सीमेट में फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। एंड यहाँ पे आप देख लीजिए आपका कैलकुलेशन, एक्चुअल रेट माइनस में फॉरवर्ड रेट, नंबर ऑफ डेज़ कंसिडर किया है, PIR निकालते टाइम भी इन्होंने नंबर ऑफ डेज़ ही कंसिडर किया है। ठीक है, आई होप आप लोगों का आंसर ये वाला आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा है, XYZ Limited borrows £15 million of 6 months Sonia plus 10% for a period of 24 months। आप ये चीज़ को याद रखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, the company anticipates a rise in Sonia, hence it proposes to buy a cap option from its banker at the strike rate of 8%. The lump sum premium is 1% for the entire reset periods and the fixed rate of interest is 7% per annum. The actual position of Sonia during the forthcoming reset period is as under। forthcoming को एक बार आप हाईलाइट कर लेना। दिया क्या है, रीसेट पीरियड 1 to 3 पे आपको ये रेट मेंशन करके दिए हुए हैं। आपसे पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ फार इंटरेस्ट रेट रिस्क इज हेज्ड थ्रू कैप option for calculation workout figures at each stage up to 3 decimal points and amount nearest to pound. It should be part of your working notes. यानी आपको करना क्या है, सिंपली कैप ऑप्शन है जो कि इस पर्सन ने, इस कंपनी ने परचेज़ किया है, ठीक है. स्ट्राइक रेट क्या है उसका 8% का है, ठीक है. प्रीमियम इसने पे किया है एट 1%. सिर्फ इसमें ध्यान देने वाला पॉइंट क्या है कि जो पीरियड है इट इज़ 24 मंथ्स विच मीन्स द पीरियड इज़ 2 years, ठीक है. 6 मंथ्स के लिए इसका क्या है, यहाँ पे रेट जो है वो रीसेट पीरियड है, हर 6 महीने में इसका रेट चेंज हो जाता है. फ्लोटिंग रेट पे इसने बोरोइंग की हुई है, ठीक है. अब आप देखोगे रीसेट पीरियड इसमें दिए हुए हैं 3, ठीक है. यानी कि 6 मंथ्स के लिए कुछ एक रेट है, फिर बाकी के 6 मंथ्स, देन 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स, ठीक है. 4 बार होना चाहिए था, फर्स्ट टाइम रीसेट होता फॉर दिस पीरियड, ठीक है. यहाँ पे रीसेट होता फॉर दिस पीरियड, ठीक है. 4 पीरियड है ना टोटल, 2 साल में 4 बार हाफ ईयरली करोगे तो 4 बार आएगा ना पीरियड, 4 टाइम्स हो जाएगा पीरियड आपका, ठीक है. यहाँ पे रीसेट होता फॉर दिस पीरियड, यहाँ पे रीसेट होता फॉर
दिस पीरियड, यही होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट में तो। लेकिन क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 रीसेट पीरियड्स दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आगे आने वाले यानी कि फोर्थ कमिंग जो रीसेट पीरियड्स हैं उनके लिए आपको रेट दिया है, ये वाला रेट आपको नहीं दिया। दिस डजंट मीन कि आपको जो ये रेट्स दिए हुए हैं ना, ये वाले जो रेट हैं 9, 9.5, 10, जब आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो आपको कंसिडर क्या करना है, ये 6 मंथ्स के रेट हैं, पीरियड टोटल 24 मंथ्स ही लेना है आपको। वाइल कैलकुलेटिंग आपको पीरियड टोटल 24 मंथ्स ही लेना है। बात कर लेते हैं होता क्या है कैप ऑप्शन में। स्ट्राइक रेट है 8% का, ठीक है। इनसे पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ फार इंटरेस्ट रेट रिस्क इज हेज्ड थ्रू दिस कैप ऑप्शन। यानी करना क्या होगा, देखो एक बार थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। स्ट्राइक रेट क्या है 8% का। कैप ऑप्शन का मतलब क्या होता है, आपने हायर लिमिट सेट कर दी एट 8%। अब इससे ऊपर अगर चला गया इंटरेस्ट रेट तो क्या होगा, जिस पर्सन के साथ कैप ऑप्शन में एंटर किया है बोरोअर ने, यानी कि डिपॉजिटर पे करेगा क्या, बोरोअर को सेटलमेंट का अमाउंट, यही होगा। अब आप देखो पूछा क्या है आपसे कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो हेज हो रहा है इस कैप ऑप्शन की वजह से। जब भी आपसे पूछा गया है कि किस तरीके से रिस्क हेज हो रहा है, तो आपको क्या बताना होता है, आपको नेट अमाउंट बताना होता है एवरी पीरियड, ठीक है, जो कि रिसीव होगा टू दी बोरोअर, पे करना पड़ेगा किसको, डिपॉजिटर को, ठीक है। डिपॉजिटर पे करेगा टू दी बोरोअर। आपको क्या निकालना होता है, नेट अमाउंट निकालना होता है। नेट अमाउंट का मतलब क्या है, इसने ये प्रीमियम भी तो पे किया है, ठीक है, एक इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है आपको, ये क्यों दिया हुआ है ये मैं आपको भी बता देती हूँ। पॉइंट क्या है कि आपको बोला है उन्होंने कि आपने प्रीमियम पे किया है 1% पे, ठीक है। आपने जिस टाइम पे कैप ऑप्शन परचेज़ किया होगा आपने उसी टाइम पे प्रीमियम भी पे किया होगा, राइट। यानी आपने प्रीमियम पे किया है आज की डेट में, बट आपको जो फ़ायदा होगा ना इन दिस कैप ऑप्शन, जब कैप ऑप्शन एक्चुअली में एक्सरसाइज होगा, जब स्ट्राइक रेट से ऊपर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट चला जाएगा और अब बोरोअर को पैसे रिसीव होंगे, ठीक है, सेटलमेंट के, तो वो फ़ायदा होगा कब एक्चुअली में, हर रीसेट पीरियड पे, ठीक है। आगे आने वाले जो रीसेट पीरियड्स हैं वहाँ पे आपको फ़ायदा रिसीव होगा, बट आपने पे कब कर दिया प्रीमियम, आज की डेट में। जब आपको दिए होते थे कैश फ्लोज कि आपको हर ईयर एंड पे रिसीव होंगे क्या, 10,000 रुपीज़, ठीक है, आप क्या करते थे, आप उसकी आज की वैल्यू निकालते थे, ठीक है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स है, ठीक है। आपको क्या करना होता था, आप इन सबको लेके आते थे ज़ीरो पीरियड पे, करेक्ट। कैसे लाते थे ज़ीरो पीरियड पे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करते थे सबको, ठीक है, सारे अमाउंट सेम है तो हम क्या कर देते थे, एक ही बारी में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे 10,000 को और निकाल लेते थे इसकी आज की वैल्यू, करेक्ट। अब आपको दिया क्या है, आप ये देखो, आपको सिचुएशन जो है वो सेम है, कुछ चीज़ आपको पे करनी पड़ रही है एट दी ज़ीरो पीरियड, ठीक है, यानी प्रीमियम तो आप आज पे कर रहे हो, ठीक है। आपको उसकी वैल्यू कब निकालनी है, फर्स्ट ईयर एंड पे, सेकेंड ईयर एंड पे, थर्ड ईयर एंड पे, फोर्थ ईयर एंड पे, ठीक है, यही करना है ना आपको, क्योंकि आपको क्या देखना है कि नेट अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है हमें, ठीक है। यानी नेट अमाउंट का मतलब क्या है, जो आपको एक्चुअली में टोटल अमाउंट रिसीव हुआ उसमें से प्रीमियम वाला जो पोर्शन है वो आपको हटाना है, ठीक है। अब प्रीमियम वाला पोर्शन तो आप ज़ीरो पीरियड पे कर चुके हो, तो कैसे हटाएं अब उसको, फर्स्ट ईयर पे पूरा अमाउंट प्रीमियम का तो नहीं हटा सकते, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, इस प्रीमियम की फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इस प्रीमियम की आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बट ऐसा तो नहीं है कि इसको ये सिर्फ यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये प्रीमियम इसने सिर्फ 1 साल के लिए तो पे नहीं किया, इसने ये प्रीमियम पे किया है फॉर 4 पीरियड्स, ठीक है। इसने 4 पीरियड के लिए ये प्रीमियम पे किया है, यानी इसको ये फ्यूचर वैल्यू जो निकालनी है, ये फर्स्ट ईयर एंड पे भी निकालनी है, सेकेंड ईयर एंड पे भी निकालनी है, थर्ड ईयर एंड पे भी निकालनी है, फोर्थ ईयर एंड पे भी निकालनी है, ठीक है। अब करना क्या होता है इसमें, जब आप ये सारी वैल्यूज़ का प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, PVAF से उसे मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब आपको इस वैल्यू की फ्यूचर वैल्यूज़ निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रीमियम अमाउंट को डिवाइड करना पड़ेगा विद प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर,
ठीक है। और ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर किस रेट से होगा, जो एक्चुअल रेट चल रहा होगा। और पीरियड्स कितने हो जाएंगे, 4 पीरियड्स कैसे हो जाएंगे, टोटल 24 मंथ्स के लिए इसने एंटर किया था इनटू दिस कैप ऑप्शन, ठीक है। ये जो इसने ये पूरा इसका लोन था, दिस इज़ फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, जिसमें कि 6 महीने के सारे जो टाइम पीरियड्स थे वो 6 महीने के थे, मीन्स टोटल 4 पीरियड्स थे, ठीक है। तो आपको 4 पीरियड के लिए PVAF कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ऐसा जिस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, जहाँ पे भी आपका ये बेंचमार्क रेट है वो आपके स्ट्राइक रेट से ज़्यादा हो जा रहा है, वहाँ पे आपको क्या निकालना है, जो सेटलमेंट का अमाउंट है वो निकालना है, जो कि पे करेगा कौन, द डिपॉजिटर टू द बोरोअर। यहाँ पे हम है कौन, जो कंपनी, जिस कंपनी के लिए हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो बोरोअर है, यानी कि हम निकालेंगे कि उसे कितना पैसा रिसीव होगा। निकालना क्या है, नेट रिसीवेबल। नेट रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, ये प्रीमियम का अमाउंट माइनस करके। प्रीमियम का निकालना कैसे है अमाउंट फॉर एवरी पीरियड, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। चलिए फटाफट से एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉम दी सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले आपको निकालना है कि क्या प्रीमियम पे करेगा बैंक। आप इतना ये सब कुछ देखने से अच्छा है आप ये वाला जो अल्टरनेटिव है इसे कंसिडर करें। RP इज़ व्हाट, दी प्रीमियम का जो रेट है ना वो दिया है इन्होंने, द रेट ऑफ प्रीमियम को इन्होंने RP करके मेंशन किया है। आप सिंपली क्या कीजिए, जो टोटल इनका ये A है, A का मतलब क्या है, जो इनका जो लोन का अमाउंट है ना वो है पाउंड 15 मिलियंस, ठीक है। उसको आप 1% से मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्टली प्रीमियम का अमाउंट लिखो। उस प्रीमियम के अमाउंट को आप डिवाइड कर दो विद प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर रेट, जो भी आपको एक्चुअली में दिया हुआ था। क्या रेट दिया हुआ था आपको याद होगा, फिक्स रेट दिया हुआ था 7% का, वो यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है ना। 7% का रेट था, बट वो 7% का रेट ऑफकोर्स वो इंटरेस्ट रेट था, तो पर एनम टर्म्स में भी वो प्रेजेंट किया होगा उन्होंने उसको, ठीक है। हमारे लिए टाइम पीरियड क्या है, एक्चुअली में 6 मंथ्स है, यानी हमें उसे 3.5 करना पड़ेगा। और मैंने क्या बोला था आपको कि टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 4, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको प्रीमियम का जो प्रेजेंट वैल्यू है उससे उसको डिवाइड क्यों करना है और फिर उससे उसकी फ्यूचर वैल्यू कैसे निकल के आ रही है। ये हमारे पास आ रहा है आंसर ऑफ द प्रीमियम विच इज़ पेएबल एट द 0 पीरियड, बट इनकी वैल्यू हमने कब निकाली है, एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड, ठीक है। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड। चलिए बात कर लेते हैं नेट पेमेंट जो रिसीव होगी फ्रॉम द बैंक। आप देखो एडिशनल इंटरेस्ट ड्यू टू राइज इन इंटरेस्ट रेट, ये क्या है आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका जो रेट था एक्चुअली में हो गया है 9% का, आपका जो स्ट्राइक रेट था वो था 8%, यानी आपको क्या करना है 1% से इसको पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा, डिपॉजिटर को पे करना पड़ेगा टू दी बोरोअर, ठीक है। क्योंकि इसने क्या लगाया है, कैप लगाया है कि इससे ऊपर रेट नहीं जाना चाहिए। अब रेट तो इससे ऊपर चला गया तो बेनिफिट कितना हुआ इसको, 1% की रेट से। किस पे होगा बेनिफिट, 15 मिलियंस पे। निकालो, कैसे निकालोगे, देखो बहुत ही सिंपल सा है। करना क्या है आपको, आपके पास है पाउंड 15 मिलियंस जिस पे कि आपको 1% का बेनिफिट हो रहा है। आपको जो इंटरेस्ट रेट मेंशन करके दिए हुए हैं वो पर एनम बेसिस पे दिए हुए हैं, बट आपका टाइम पीरियड कितना है 6 मंथ्स का, यानी आपको इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई विद 6/12। इस तरीके से आप निकाल लेंगे कि आपको कैप ऑप्शन के अंडर कितना पैसा रिसीव होगा, यानी XYZ जो बोरोअर है उसको कितना पैसा रिसीव होगा ड्यू टू दिस कैप ऑप्शन। और इसमें से आप माइनस क्या करेंगे, ऑब्वियसली जो प्रीमियम का अमाउंट है वो, ठीक है। नेट अमाउंट निकालना है ना, बोरोअर ने प्रीमियम का अमाउंट पे किया होगा टू दी डिपॉजिटर, ठीक है। और अब क्योंकि कैप ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है तो बोरोअर को बेनिफिट है, मींस डिपॉजिटर पे करेगा टू दी बोरोअर, और आप नेट सेटलमेंट का अमाउंट निकाल के दिखा पाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी कि किस तरीके से आपने कैप ऑप्शन के अंडर निकाला है दी सेटलमेंट का अमाउंट, एंड प्रीमियम को किस तरीके से आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो एन्युटी फैक्टर है उससे डिवाइड करके आपने प्रीमियम का अमाउंट निकाला है फॉर एवरी एंड ऑफ द एवरी पीरियड, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया कुछ भी तो मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का एंड टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप वहाँ पे आप टेक्स्ट करिए, आपका जो डाउट है वो क्लियर मैं कर दूँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। सपोज अ डीलर कोट्स ऑल इन कॉस्ट फॉर अ जेनेरिक स्वैप at 8% against 6 months SOFR flat
इफ़ द नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ स्वैप इज़ $5 लाख, कैलकुलेट द सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट। कुछ नहीं है, करना क्या है, आपको निकालना है कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ये कौन सा रेट दिया होगा, पर एनम बेसिस पे रेट दिया होगा। 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है, ठीक है, यानी आपको क्या करना है, 5 लाख पे 8% निकालना है फॉर 6 मंथ्स। आपके पास निकल के आ जाएगा कि सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट्स आपकी क्या रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है फाइंड द फर्स्ट फ्लोटिंग रेट पेमेंट फॉर अबव if the 6 months period from the effective date of swap to the settlement date comprises 181 days and that the corresponding SOFR was 6% on the effective date of swap। यानी कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ये कहना चाहता है कि भाई आप जो है आपने एक जेनरिक स्वैप में एंटर किया है, ठीक है, जिसमें कि ऑब्वियसली एक फिक्स्ड पेयर होगा, एक फिक्स रेट पेयर होगा, एक फ्लोटिंग रेट पेयर होगा, ठीक है। फिक्स रेट के लिए इन्होंने आपसे ऑब्वियसली पूछ ही लिया है कि सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट्स कितनी होंगी, ये फिक्स का रेट आपको दिया ही हुआ था, ठीक है। अगेंस्ट किसके दिया हुआ था, 6 मंथ्स SOFR के अगेंस्ट दिया हुआ था। मींस फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे इन्होंने आपको दे दिया, 6% का फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट हो चुका है ऑन द इफेक्टिव डेट, ठीक है। यानी कि आपको निकालना है फ्लोटिंग इंटरेस्ट। और फ्लोटिंग इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, फ्लोटिंग रेट का यूज़ करके। सेम चीज़ है, बस आपको करना क्या है, जब आप निकाल रहे हैं ये फिक्स पेमेंट्स, ठीक है, तो आपने कंसिडर करना है 8% का रेट। जब आप निकाल रहे हो फ्लोटिंग तो आपको फ्लोटिंग रेट कंसिडर करना है। ऑल्सो आपको नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, मीन्स कैलकुलेशन शुड बी इन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। 181 डेज यहाँ पे आपको क्या दिया है, जेनेरिक स्वैप इज़ बेस्ड ऑन 30/360 डेज बेसिस, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, 30 डेज कंसिडर करने हैं इन एवरी मंथ, इन टोटल अगर आपको कंसिडर करना है इट विल बी 360 डेज इन अ ईयर, ठीक है। पूछा क्या है, नेट सेटलमेंट का अमाउंट बता दो, ठीक है। फिक्स रेट पेयर को जो पे करना पड़ेगा टू दी फ्लोटिंग रेट पेयर, ठीक है। यानी आपको बताना क्या है कि फिक्स रेट वाला जो बंदा है उसे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे टू दी फ्लोटिंग रेट पेयर। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली में किसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है, यानी फिक्स रेट पेयर के लिए इंटरेस्ट क्या बन रहा है एंड फ्लोटिंग के लिए क्या बन रहा है। रेट आपको सब कुछ दिए हुआ है, डेट दी हुई है, लोन का अमाउंट दिया हुआ है, रेट बताया हुआ है, सब कुछ आपको दिया हुआ है। आप सिंपली क्या निकालोगे, इंटरेस्ट का अमाउंट निकालोगे, दोनों ही पर्सन के लिए, जो फिक्स रेट पेयर है उसके लिए भी और जो फ्लोटिंग रेट पेयर है उसके लिए भी, ठीक है। जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो क्या होगा, किसी के लिए इंटरेस्ट रेट जो इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा होगा वो ज़्यादा आ रहा होगा और किसी के लिए कम आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या है कि फिक्स्ड रेट पेयर को कितना पैसा पे करना पड़ेगा टू दी फ्लोटिंग रेट पेयर। एक्चुअली में ये दोनों ने क्या किया है, स्वैप में एंटर किया है, ठीक है। अब स्वैप में होता क्या है, कौन किसको पे करता है, जब एक फिक्स रेट पेयर है, अब वो अपना इंटरेस्ट रेट निकाल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट निकाल रहा है और वो मान लीजिए ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और फ्लोटिंग के हिसाब से आ रहा है कम, तो कौन किसको पे करेगा, कौन जीता है यहाँ पे, आप देखो फ्लोटिंग वाला जीत गया ना, क्योंकि फ्लोटिंग का इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। मतलब फ्लोटिंग के लिए जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कम है, फिक्स के लिए ज़्यादा है, तो जीता कौन, फ्लोटिंग वाला पर्सन, ठीक है। कौन पे करेगा, किसको पे करेगा, फिक्स वाला पे करेगा टू दी फ्लोटिंग इंटरेस्ट वाला पेयर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे पूछिए कि फिक्स वाला कितने पैसे पे करेगा टू दी फ्लोटिंग, यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा होगा, फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड रेट के हिसाब से अगर आप इंटरेस्ट अमाउंट निकाल रहे होंगे तो वो ज़्यादा आ रहा होगा और फ्लोटिंग के हिसाब से आप निकाल रहे होंगे तो अमाउंट आपका कम आ रहा होगा। सिंपली आपको नेट बेसिस पे बताना है कितना सेटलमेंट अमाउंट है। आई डोंट थिंक इसमें एज सच कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट इन्होंने पूछ लिया। सिंपली आपको करना क्या है, नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से लेना है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बता ही दी थी कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, जेनरिक स्वैप में आपको नंबर ऑफ़ डेज़ दिए हुए हैं, ऑल्सो फ्लोटिंग के लिए आपको 181 डेज़ दिए हुए हैं, तो आपको वही कंसिडर करना है, 180 कंसिडर नहीं करने हैं। फिक्स्ड में आपने 180 क्यों किया, क्योंकि लास्ट में एक लाइन लिख के उन्होंने आपको दी कि जो आप स्वैप ले रहे हो उसमें आप 30 डेज़ लो इन अ मंथ एंड 360 डेज़ लो इन अ ईयर, ठीक है, तो हमने वही किया, ठीक है। क्या करना था, फिक्स का अमाउंट निकालना था, 5 लाख रुपीज़ हमारे पास टोटल थे, जिसको कि हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 8%, नंबर ऑफ़ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा कि फिक्स रेट पेयर को किस हिसाब से, मतलब किस अमाउंट का इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। और फ्लोटिंग रेट के हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो उसमें आपको स्पेसिफिकली सेकेंड पार्ट में ही मेंशन करके दिया हुआ है कि जो इन्होंने देखो
the first floating rate payment above if the 6 months period from the effective day of swap of the settlement date comprises 181 days, यानी floating के लिए इन्होंने आपको स्पेसिफिकली जो डेज है, नंबर ऑफ डेज वो मेंशन करके दिए हुए हैं 181 डेज। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। आपके पास सिर्फ क्या करना है, आपको 5 लाख आपका लोन का अमाउंट है, 6% का क्या है इंटरेस्ट रेट है, नंबर ऑफ डेज कंसिडर किए, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, फ्लोटिंग का। अब आप देखो नेट सेटलमेंट अमाउंट में क्या होगा, आप यहाँ पे देखना कितना आ रहा है, यहाँ पे US डॉलर 15090। ठीक है, आप कंसिडर कर लो कि आपका ये आंसर आ रहा है। तो आपके पास क्या आ रहा है, डॉलर 15090। ऊपर देखो क्या आ रहा था, एक सेकेंड, ये रुपीज़ में क्यों मेंशन किया है इन्होंने, दिस इज़ डॉलर। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन में डॉलर ही है, डॉलर है। ठीक है, तो आंसर इन्होंने गलती से रुपीज़ में लिख दिया है, आप इसको करेक्ट कर लेना अपने पास। दिस इज़ डॉलर 20,000 जो कि फिक्स रेट पेयर को पे करना चाहिए, और जो फ्लोटिंग वाला है उसे कितना पे करना है, 15090। ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, नेट सेटलमेंट होगी इसमें। ठीक है, तो फिक्स वाले को ज़्यादा पे करना पड़ता, फ्लोटिंग वाले को कम पे करना पड़ता। कौन जीता, फ्लोटिंग वाला। कौन किसको पे करेगा, फिक्स पे करेगा टू दी फ्लोटिंग वन। कितना अमाउंट, जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होगा 20,000 माइनस 15090 आ गया। ऑल्टरनेटिवली अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो आपका जो नेट सेटलमेंट का अमाउंट है वो आ रहा होगा डॉलर 4917। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट था, सब कुछ आपको मेंशन करके दिया हुआ था, क्या चीज़ निकालनी है क्या नहीं है, सब आपको दिया हुआ था। आपको सिंपली वर्डिंग्स पढ़नी थी, क्वेश्चन की सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें आपको मिसिंग फिगर्स दे के क्वेश्चन सॉल्व करवा लेंगे। ठीक है, यानी कि जो रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन बहुत आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क्स ज़रूर कर लेना। क्या है क्वेश्चन में, पढ़ लेते हैं एक बार। डेरिवेटिव बैंक एंटर्ड इनटू अ प्लेन वनीला स्वैप थ्रू एन OIS ऑन a principal of 10 crores and agreed to receive a MIBOR overnight floating rate for a fixed payment on the principal। यानी इसने सिंपली क्या किया, स्वैप में एंटर किया है, जिसमें कि इस डेरिवेटिव बैंक ने बोला क्या है कि ये एग्री क्या करेगा, फ्लोटिंग, पे क्या करेगा, फिक्स्ड पेमेंट ऑन दी प्रिंसिपल। ठीक है, क्या करेगा, ये रिसीव करेगा फ्लोटिंग, पे करेगा फिक्स्ड पे, जो फिक्स्ड पेमेंट है ऑन दी प्रिंसिपल। ठीक है, The swap was entered into on Monday 2nd August 2010 and was to commence on 3rd of August 2010 and run for a period of 7 days। यानी आपको क्या करना है, इन्होंने एंटर तो किया है 2nd अगस्त को, बट एक्चुअली में कमेंस कब हो रहा है, 3rd ऑफ अगस्त को। यानी कि हमें जो कैलकुलेशंस करनी है वो कब से स्टार्ट करनी है, 3rd ऑफ अगस्त से, क्योंकि हमें एक्चुअली में जब कमेंस हो चुका है तब से इंटरेस्ट रिसीव होना या पे करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें 2nd अगस्त का कुछ नहीं करना, हमें 3rd अगस्त से इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए था, 7 डेज़ के लिए था। और आपको क्या दिया हुआ है, इन्होंने माइबॉर के सारे रेट्स दिए हुए हैं फॉर ऑल दी 7 डेज़, क्योंकि क्या है, फ्लोटिंग रेट है। कुछ फ्लोटिंग रेट की भी बात हो रही थी ना इसमें, कि फ्लोटिंग रेट इसे रिसीव होगा, फिक्स्ड ये क्या करेगा, पे कर देगा। ठीक है ना, चलिए बात कर लेते हैं। आपको सारे के सारे रेट्स दिए हुए हैं, और क्या बोला आपको, डेरिवेटिव बैंक को रिसीव हुए हैं ₹317 ऑन नेट सेटलमेंट। कैलकुलेट फिक्स रेट एट इंटरेस्ट अंडर बोथ लेग्स। नोट में क्या दिया आपको, संडे हॉलीडे है, वर्क इन राउंडेड रुपीज़ एंड अवॉइड डेसिमल वर्किंग। यानी आपको डेसिमल में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप राउंड ऑफ करो उसको और लेके अमाउंट निकाल दो। ठीक है, देखो करना क्या है, सिंपली आपको कमेंट्स करना है एक ट्रांजैक्शन किस तरीके से। देखो ट्यूसडे को स्टार्ट हो रहा था, 2nd अगस्त को क्या था, मंडे था, 3rd अगस्त को आपका कमेंस हो रहा था क्या, जो आपका ये स्वैप है। ठीक है, तो ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है, 7 वर्किंग डेज चलेगा, मींस एंड होगा ऑन मंडे। ठीक है, आपको सारे रेट्स दिए हुए हैं, आपने वो सारे रेट्स लिख लिए। अमाउंट कितना था आपके पास, 10 करोड़ का अमाउंट था। ठीक है, 10 करोड़ पे आपको 7.75% से इंटरेस्ट मिला होगा फॉर 1 डे। ठीक है, आपने निकाला कितना आ रहा है, इन्होंने क्या किया है, 365 डेज़ के हिसाब से लिया है। जब भी आप फ्लोटिंग निकाल रहे हो ना, आप 365 डेज़ के हिसाब से ही निकाल के आना।
360 डेज बहुत रेयरली अगर क्वेश्चन में मेंशन करके दिया हुआ है तो ही कंसिडर करना, अदरवाइज डू योर कैलकुलेशन विद 365 डेज इन अ ईयर, ठीक है। यानी आप यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, आप करोगे 10 करोड़ इंटू 7.75% इंटू 1 डे डिवाइडेड बाय 365 कम्स आउट टू 21233 अमाउंट आ रहा है। वैसे आपका 21232.87, बस का आप राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। आप नियरेस्ट जो रुपीज़ है उसमें आप उसको कन्वर्ट करो, डेसिमल में वर्किंग मत करना। तो 21233 निकालेंगे। अब क्या होगा, नेक्स्ट डे पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, 10 करोड़ प्लस दिस इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है। अब आप इस पर फिर एक दिन का इंटरेस्ट देंगे। अब आप देखो, आपको बोला था कि संडे को हॉलीडे है, दिस मीन्स माइबॉर उस दिन चेंज नहीं होगा। ऐसा कुछ ट्रेडिंग होती नहीं है संडे को, तो जैसे संडे को अगर ट्रेडिंग नहीं होती तो जो आपका शेयर का अमाउंट है वो ज़ीरो थोड़ी हो जाता है। शेयर का अमाउंट कौन सा रहता है, जो लास्ट ट्रेडिंग डे पे था वही रहता है। यानी कि माइबॉर भी क्या होगा, अगर संडे हॉलीडे है तो माइबॉर आपका कौन सा लगेगा, जो लास्ट माइबॉर रेट था, जो लास्ट वर्किंग डे था उस पर जो माइबॉर था वही कंटिन्यू करेगा ऑन संडे। यानी कि सैटरडे एंड संडे को जो रेट है वो 7.98% ही रहेगा, ठीक है। यानी आप कैलकुलेशन किस हिसाब से कर सकते हो, 2 दिन के हिसाब से। अब आपको करना क्या पड़ेगा, दिस अमाउंट आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा विद दिस रेट एंड इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 2 डिवाइडेड बाय 365, आपके पास अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। फाइनली आप कहाँ पहुँचेंगे, टोटल इंटरेस्ट एट द रेट फ्लोटिंग, यानी आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हो क्या रहा है, एक्चुअली में 317 इसे और रिसीव हो रहे हैं, राइट। क्या हो रहा है, फ्लोटिंग वाले को 317 और ऊपर से रिसीव हो रहे हैं नेट सेटलमेंट पे। आप देखो क्वेश्चन में आपको मेंशन करके क्या दिया था, इफ़ डेरिवेटिव बैंक रिसीव्ड ₹317 ऑन नेट सेटलमेंट। एक्चुअली में जब हमने लास्ट क्वेश्चन समझा था उसी के मतलब जो टर्म्स में है इसे कन्वर्ट करके बताती हूँ। देखो, बैंक को रिसीव क्या हो रहा है, फ्लोटिंग, दिस मीन्स बैंक पे क्या कर रहा होगा, फिक्स्ड, ठीक है। जो दूसरा पर्सन है उसे क्या रिसीव हो रहा है, फिक्स्ड, और वो पे क्या कर रहा है, फ्लोटिंग, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि बैंक को रिसीव हो रहे हैं क्या, 317 का अमाउंट, बैंक को रिसीव हो रहा है 317 का अमाउंट, यानी कि फिक्स्ड रेट पेयर को रिसीव हो रहा है अमाउंट 317 का। दिस मीन्स होगा क्या, जैसे लास्ट क्वेश्चन में फिक्स्ड रेट जो पेयर था उसका अमाउंट ज़्यादा था और फ्लोटिंग वाले का कम था, तो फिक्स्ड वाला पे कर रहा था फ्लोटिंग को क्योंकि वो जीत गया था अपनी शर्त में। देखो, एक बोरोवर है, वो कब जीतेगा, जब उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होगा, दूसरे पर्सन के लिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, तो नेट सेटलमेंट पे अमाउंट उसे रिसीव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, फिक्स रेट पेयर कब जीतेगा, जब फ्लोटिंग वाले का अमाउंट ज़्यादा आ जाएगा, राइट। यानी कि आपको करना क्या पड़ेगा इस क्वेश्चन में, जब आप फ्लोटिंग का अमाउंट निकाल चुके हो, जब आप फ्लोटिंग का अमाउंट निकाल चुके हो, आपको बोला है कि जो बैंक है उसे रिसीव हो रहे हैं 317, बैंक कौन है, फ्लोटिंग का रिसीवर है, बट फिक्स्ड का पेयर होगा फिर वो, ठीक है, फिक्स्ड रेट पेयर होगा। तो फिक्स्ड वाला अगर पे, वो फिक्स्ड पेयर है, ये कौन है, फ्लोटिंग, रिसीव हो रहा है इसको, ठीक है। और बैंक को क्या हो रहा है, नेट सेटलमेंट पे पैसे रिसीव हो रहे हैं, नेट सेटलमेंट पे इसे पैसे रिसीव हो रहे हैं। दिस मीन्स कि एक्चुअली में जो फिक्स्ड रेट पेयर है ना, ये बैंक क्या है, फिक्स्ड रेट पेयर है, तो फिक्स्ड रेट पेयर को एक्चुअली में बेनिफिट हो रहा है। फिक्स्ड रेट पेयर को एक्चुअली में बेनिफिट कब होगा, जब फ्लोटिंग का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आएगा, इंटरेस्ट अमाउंट ज़्यादा आएगा, और जो फिक्स्ड रेट पेयर है उसके लिए अमाउंट कम होगा, यही होगा ना। तो रिसीव किसको हो रहा है, फिक्स्ड रेट पेयर को, यानी फ्लोटिंग का अमाउंट ज़्यादा था। आपको क्या करना है, नेट सेटलमेंट का अमाउंट माइनस करके निकाल लेंगे आप क्या, फिक्स्ड को कितना, फिक्स्ड रेट जो पेयर है उसके लिए कितना इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिक्स्ड रेट पेयर कब जीतेगा, जब उसका अमाउंट कम होगा। फ्लोटिंग कब जीतेगा, जब उसका अमाउंट कम होगा, ठीक है। आपको देखना किसके हिसाब से है, पेयर के हिसाब से देखना है, ठीक है।
ये कौन है? बैंक। यहाँ पे सारे कुछ ट्रांजेक्शन दिया हुआ एज अ रिसीवर, तो आप फ्लोटिंग का अगर ये रिसीवर है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो कि ये फिक्स्ड का पेयर होगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि ये जो फिक्स्ड पेयर है बैंक, इससे रिसीव हो रहा है अमाउंट नेट सेटलमेंट पे, यानी कि फिक्स्ड वाला जो इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा होगा वो कम आ रहा होगा, ठीक है। फ्लोटिंग से कितना कम आ रहा होगा? ऑफ कोर्स नेट सेटलमेंट वाला जो अमाउंट है उतने अमाउंट से कम आ रहा होगा, तो हम फिक्स वाला अमाउंट निकाल लिया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आपको बताना है कि एक्चुअली में इंटरेस्ट रेट जो है फिक्स्ड वाला वो क्या है, ठीक है। अब आप देखो, दिस इज़ योर इंटरेस्ट का अमाउंट, कितने पे था ये अमाउंट? 10 करोड़ पे, ठीक है। कितने दिन के लिए? 7 डेज़ के लिए था, तो 365 डिवाइडेड बाय 7, ताकि आप इसे कन्वर्ट कर पाएँ इनटू पर एनम टर्म्स, ठीक है ना। चलिए निकाल लेंगे, आ जाएगा आपके पास 8। कैसे आएगा देखो, मैं दोबारा से बताती हूँ। 153,423 को आप डिवाइड करेंगे विद 10 करोड़, ठीक है, सो दैट आपके पास क्या आ जाएगा कि क्या इंटरेस्ट का रेट है, ठीक है। आप उसको मल्टीप्लाई करोगे विद 100 सो दैट वो परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। अब ये जो आपके पास निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0.153423, ठीक है। दिस इज़ योर परसेंटेज टर्म्स में आंसर, ठीक है। बट एक्चुअली में ये कब का, कितने टाइम पीरियड के लिए ये इंटरेस्ट कब का था? 7 डेज़ का था, ठीक है। तो ये भी रेट कब का आ रहा होगा? 7 डेज़ के लिए आ रहा होगा, ठीक है। आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पर एनम टर्म्स में। मैंने आपको बताया कहीं पे भी आपसे इंटरेस्ट पूछा हुआ, आपको उसे पर एनम टर्म्स में ही कन्वर्ट करके आना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज़ नो ऑप्शन, नो सॉल्यूशन फॉर दिस कि अगर आप उसे सिंपली जितना आपको नंबर ऑफ़ डेज़ दिए आप उस हिसाब से निकाल के आ रहे हो, आपको उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपसे इंटरेस्ट पूछा है, प्रीमियम पूछा है, डिस्काउंट पूछा है, पर एनम टर्म्स पे आपको उसे मेंशन करके आना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी आपका वो सॉल्यूशन ठीक होगा। यहाँ पे इन्होंने 7 डेज़ का रेट नहीं दिया, 7 डेज़ का तो ये आ रहा है, ये नहीं लिखा ना इन्होंने, लिखा क्या है? पर एनम वाला जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो लिखा है, तो आपको भी वही लिख के आना होता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। देखो ये आपके पास ये आ रहा है कि कितने दिन का है? 7 दिन का, यानी इसे डिवाइड करेंगे विद 7 एंड मल्टीप्लाई करेंगे विद 365, आपके पास आ रहा है 7.9999। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। इसे आप राउंड ऑफ करके 8% कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा जिसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आपको सिर्फ ये चीज़ समझ में आती है कि नेट सेटलमेंट का अमाउंट किसे रिसीव होता है, ठीक है। और आपको ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? एक पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। एक आपको बनाना है फिक्स रेट पेयर, एक बनाना है फ्लोटिंग वाला। आपको देखना है कि दोनों में से किसको रिसीव हो रहा है पैसा, ठीक है। जिसको रिसीव हो रहा है उसका इंटरेस्ट अमाउंट कम होगा, दूसरे वाले का ज़्यादा होगा। उस बेसिस पे आप ये जो सेटलमेंट है ये कर पाएंगे, ठीक है। मिसिंग फिगर का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, लास्ट अटेम्प्ट में आई गेस आया था क्वेश्चन, तो आप देखोगे आपको मिसिंग फिगर वाले भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मिसिंग फिगर वाला भी एक बार करके देख लेना, आंसर आपका एक्यूरेटली करेक्ट आएगा। अगर आप कोई भी इसमें गलती नहीं करेंगे तो, सारी चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो, ठीक है। नंबर ऑफ़ डेज सही से कंसिडर करेंगे, ये संडे एंड सैटरडे हॉलीडे है, इसमें 2 डेज़ ही लेंगे वाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट। सारी चीज़ें अगर आप याद रखोगे आंसर आपका गलत नहीं आएगा, एकदम एक्यूरेट आंसर आप निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से अब देखना है इस क्वेश्चन को। स्वैप का क्वेश्चन है। एज सच जो बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको एक एग्जांपल लेके बताया था, 2 पर्सन थे मिस्टर ए एंड बी। मैंने उनका एग्जांपल लिया था कि भाई उनको लाइबॉर प्लस क्या फ्लोटिंग रेट पड़ रहा है, क्या फिक्स पड़ रहा है, किस तरीके से वो स्वैप का बेनिफिट ले सकते हैं। वो क्वेश्चन एज सच स्टडी मटेरियल में नहीं है। आपके पास कोई बुक होगी किसी भी टीचर की, ठीक है, उनका आप देखना, क्वेश्चन बैंक वगैरह आप देखोगे तो उसमें आपको मिलेंगे वैसे क्वेश्चंस, आप उन्हें भी प्लीज़ सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब है तो स्वैप का ही, बट वैसा क्वेश्चन नहीं है जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था इन दी कॉन्सेप्ट वीडियो। इसलिए मैंने वहाँ पे वो वाला एग्जांपल लिया था ताकि आपको वो जो कॉन्सेप्ट है ना एक्चुअली में वो भी क्लियर हो जाए। ये तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग वो वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व अपने आप कर लेंगे, और कोई भी अगर आपको उसमें डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलिए AINC and BINC intend to borrow $2 lakh and $2 lakh in yen respectively for a time horizon। यानी A को बोरो करने हैं $2 लाख, B को भी $2 लाख ही लेने हैं बट इन द टर्म्स ऑफ येन, यानी कि इसके लिए जो इसकी फंक्शनल करेंसी है इज़ येन, यानी BINC हैज़ द फंक्शनल करेंसी येन, ठीक है। चलिए कब तक के लिए लेना है? 1 साल के लिए लेना है। द प्रिवेलेंट इंटरेस्ट रेट्स आर एज फॉलोज।
आपको कंपनी बताई है, इन दोनों के लिए आपको लोन का रेट बताया हुआ है। यानी कि AINC अगर डॉलर टर्म्स में लोन लेगी तो रेट होगा 9% एंड 10%। ठीक है, यहीं पे अगर BINC को लोन कौन सा चाहिए, येन वाला ना, तो अगर ये लेती है तो कितना पड़ेगा 8%, ए लेगा तो पड़ेगा 5% का रेट। ठीक है ना, चलिए बात कर लेते हैं। द प्रीवेलेंट एक्सचेंज रेट इज़ $1 इज इक्वल्स टू येन 120, यानी आपको ये कन्वर्जन के लिए यहाँ पे रेट भी मेंशन करके दे दिया इन्होंने। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, they entered in a currency swap under which it is agreed that BINC will pay AINC at the rate 1% over the yen loan interest rate which the latter will have to pay as a result of the agreed currency swap। यानी कि करना क्या है एक्चुअली में, स्वैप में एंटर कर रहे हैं दोनों, यानी कि ए को चाहिए तो डॉलर टर्म्स में लोन, बट वो बी के बिहाफ पे येन वाला लोन ले लेगा। और जो BINC है उसको चाहिए क्या, येन टर्म्स में लोन चाहिए, बट वो क्या करेगा, ए के बिहाफ पे ले लेगा डॉलर टर्म्स में लोन। और उसमें होगा क्या, वो क्या कह रहा है, स्वैप में BINC AINC को पे करेगा 1% ओवर दी येन लोन। यानी कि ए को देखो येन लोन कितने का पड़ रहा है, 5% के रेट पे। ठीक है, बट एग्रीमेंट क्या हो रहा है इनका कि एक्चुअली में बी ए को 6% के रेट से पे करेगा, वो वाला लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 6% के रेट से पे करेगा। ठीक है, मतलब जैसे स्वैप में इन्होंने एंटर किया है। ठीक है, ए कह रहा है ठीक है मैं तुम्हारे बिहाफ पे लोन लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, वो लोन तो ले लेगा, लेकिन उस लोन का जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कौन पे करेगा, ऑफ कोर्स बी पे करेगा, बी ही पे करेगा ना, क्योंकि बी के बिहाफ पे ए लोन ले रहा है। ठीक है, ए के बिहाफ पे बी लोन ले रहा है, बी को इंटरेस्ट पे करेगा ए। ठीक है, और बी आगे क्या करेगा, बैंक को वो वाला इंटरेस्ट पे कर देगा, यही होगा। ठीक है, चलिए कह क्या रहा है ये कि ए आप लोन ले लो येन टर्म्स में। ठीक है, एक्चुअली में इंटरेस्ट रेट आपको पड़ेगा 5% का, पर हम 1% ओवर दैट इंटरेस्ट का रेट आपको पे करेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए देखो, बी के बिहाफ पे लोन लिया है ए ने, ए पे करेगा बैंक को, ठीक है 5% के रेट से, बट बी ए को किस रेट से पैसे पे करेगा, 6% के रेट से। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। चलो, whereas AINC will reimburse interest to BINC only to the extent of 9%। यानी ये क्या कह रहा है, ए के बिहाफ पे लोन लिया है बी ने फ्रॉम द बैंक। ठीक है, बी को जो डॉलर लोन है उसका क्या इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है, 10% का। ठीक है, लेकिन कह क्या रहा है ये, ए बोल रहा है कि मैं आपको जो रीएम्बर्समेंट दूंगा वो दूंगा सिर्फ 9% के रेट से। ये है येन डॉलर जो लोन है उसकी बात हो रही है, और ये डॉलर लोन की बात हो रही है। ठीक है, यानी ये क्या कह रहा है, मैं सिर्फ 9% के रेट से रीएम्बर्स करूँगा। ऐसा ये क्यों कर रहा होगा, क्योंकि देखो AINC को दोनों ही कंडीशंस में जो इंटरेस्ट रेट है वो BINC से कम का ही पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि स्वैप में एक्चुअली में जो एंट्री हो रही है ना इनकी, वो हो रही है BINC की वजह से, क्योंकि BINC को येन का जो रेट है वो कुछ ज़्यादा ही पड़ रहा है फ्रॉम दी ए। ठीक है, ए को 5% है तो इसको 8% है, वेयर एज जो डॉलर लोन है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1% का ही है। तो ये कह रहा है ठीक है आप 9% तक ही मुझे रीएम्बर्स करो, क्योंकि ए को देखो, ए अगर डायरेक्टली लोन ले लेगा तो उसे 9% का ही रेट देना पड़ेगा। तो वो क्यों करेगा ऐसा कि BINC से स्वैप में एंटर करेगा और BINC को जो रेट पड़ रहा है ऑफ द डॉलर लोन वो है 10% का, क्यों पे करेगा ये 10% के रेट से, 9 पे करेगा। तो इसकी बात ठीक है। ठीक है, यानी कि ये जो रीएम्बर्समेंट हो रहा है ये 9% की रेट से होगा, और आगे जो B है वो बैंक को पे करेगा एट द रेट 10%। अब देखो, कीपिंग द एक्सचेंज रेट इनवेरिएंट, quantify the opportunity gain or loss component of the ultimate outcome resulting from the design currency swap। यानी आपको बताना है कि किसका कितना बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में बस आपको क्या याद रखना है, ए की जो कैलकुलेशंस हैं वो डॉलर टर्म्स में होनी चाहिए, बी की जो कैलकुलेशंस हैं वो येन टर्म्स में होनी चाहिए। येन के लिए आपको रेट दिया हुआ है, और आपको एक ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि बैंक को पे करेगा ए एट द रेट 5% ऑन दी येन लोन, बट
इसे जो रीएम्बर्समेंट होगी वो होगी एट द रेट ऑफ 6%, यानी इसका फ़ायदा होगा। यहाँ पे ए पे करेगा बी को 9% की रेट से, लेकिन बी को डॉलर लोन पे बैंक को कितना देना पड़ेगा, 10% का रेट देना पड़ेगा। अब आप क्वेश्चन देख लेना, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आंसर आपके लिए कुछ भी नहीं है समझना। अब आप देखो जो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है ना, उससे आप इसको कंसिडर करना, ठीक है, वो आपको इजी लगेगा, सॉल्यूशन समझने में आसानी होगी, ठीक है। बात समझना, देखो बात करते हैं AINC की। AINC क्या कर रहा था, येन लोन ले रहा था ऑन बिहाफ ऑफ बी, ठीक है, यानी ए पे करेगा बैंक को और बी पे करेगा किसको, ए को। ए किस रेट पे दे रहा था, 5% पे। बी से किस रेट पे रिएम्बर्स करा रहा था, 6% पे। लोन का अमाउंट क्या था, $2 लाख, ठीक है, लेकिन लोन कौन सा है, येन लोन है, यानी येन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा बाय 120, कितना आएगा, 240 लाख्स। अब आप देखो ए ने क्या किया होगा, बोरोइंग की होगी 240 लाख्स की, मैंने बता दिया फिगर कैसे आया ये, ठीक है। 240 लाख्स येन की इसने बोरोइंग की, ठीक है, इसने स्वैप में एंटर किया है, तो इसने 240 लाख्स किसको दे दिए होंगे, टू दी बी, ठीक है। ए ने एंटर किया है स्वैप बैंक के साथ फॉर दी येन लोन, ठीक है, यानी इसे बोरोइंग हो गई होगी इस अमाउंट की, और ये बोरोइंग का अमाउंट इसने किसको दे दिया होगा, ऑफ कोर्स बी को दे दिया होगा। ऑल्सो इसने एक स्वैप में एंटर किया जिसके चलते इसे बी से रिसीव हो जाएंगे $2 लाख, क्योंकि बी ने इसके बिहाफ पे डॉलर लोन लिया है, करेक्ट है, यानी इसे रिसीव हो जाएंगे $2 लाख, यही चाहिए था इसे। ऑल्सो बी के लिए देखोगे आप तो बी को क्या करना है, बी को एक्चुअली में बोरोइंग करनी है ऑफ ₹2 लाख। इस स्वैप के अंदर इसने क्या किया, बैंक से डॉलर लोन लिया, ये डॉलर्स इसने किसको पास ऑन कर दिए, ए को, यानी स्वैप में इसने ये पास ऑन कर दिए, ठीक है। ऑल्सो इसे स्वैप में क्या रिसीव हुए, ऑफकोर्स जो बोरोइंग इसे होनी थी वो इसने किसने की है, इसके बिहाफ पे ए ने की है। ए ने लिए है येन 240 लाख का लोन, और वैसे किसे पास ऑन कर दिया है, बी को, यानी इसे एक्चुअली में बोरोइंग्स रिसीव हो गई, नेट अमाउंट हो गया इसका येन 240 लाख, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है किसका कितना बेनिफिट हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपको याद होगा यहाँ पे देखो ए पे करेगा बैंक को एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है, किस पे लेगा, किस पे देगा 5%, ऑफकोर्स इसने येन लोन लिया है, येन 240 लाख का लोन लिया है, तो उसी पे इंटरेस्ट पे करेगा 5% के रेट से, किया इसने पे, ठीक है। और क्या हो रहा था, यहाँ पे से ये रीइंबर्समेंट हो जा रहा था 6% के रेट से। 6% किसका, ऑफकोर्स जो येन लोन लिया है इसने उसका 6% इसे रिसीव हो रहा होगा, यानी इसे क्या हो गया, यहाँ पे पैसे रिसीव हो गए। एक सेकेंड, येन 14,40,000 कैसे निकाला इन्होंने, ये जो येन 240 लाख है इस पर 6% का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होगा ए को फ्रॉम दी बी, ये रीइंबर्समेंट रिसीव हो रही होगी, ये आपको याद होगा ना, मैंने आपको बताया है ना ये, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। ए ने पे किया 5% से, बी ने पे किया ए को 6% से, ठीक है, पे हो गया। अब इसको देखा, नेट सेविंग हो गई किसकी, कितने अमाउंट की हुई है इसे, येन 240 लाख की, बट मैंने आपको क्या बोला, ए की फंक्शनल करेंसी है डॉलर्स, तो आपको जो अमाउंट निकालना पड़ेगा वो भी किस में निकालना पड़ेगा, डॉलर टर्म्स में। डॉलर टर्म्स में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको रेट दिया हुआ है ना 120, $1 इज इक्वल्स टू येन 120, आपने करा डिवाइड, आपके पास आ गया $2000 का इसको बेनिफिट हो गया। ऑल्सो इंटरेस्ट क्या करेगा, ये पे करेगा टू दी BINC, इसके पास अब यही है ना, इसने $2 लाख जो इसने रिसीव किए हैं फ्रॉम दी बी, ये उसको रीएम्बर्समेंट कर रहा था, किस रेट से कर रहा था, 9% के रेट से, 10% के रेट से नहीं, 9% के रेट से। तो इसने क्या किया, $2 लाख पे 9% के रेट से उसे रीएम्बर्समेंट कर दी, कितने अमाउंट की, 18,000 की। आपके पास निकल के आ गया कि नेट इंटरेस्ट कॉस्ट इसको कितनी पड़ रही है, इट इज़ $16,000, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, मतलब बेनिफिट का बताना है तो कैसे लिखोगे, AINC यूज्ड $2 लाख एट दी नेट कॉस्ट, जो बोरिंग कॉस्ट है वो कितनी है, $16,000, तो इसके लिए रेट कितना हो गया, 8%, मतलब अगर इसने स्वैप में एग्री नहीं किया होता तो कितना पड़ रहा होता, 9%, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, सेविंग हो रही है 1% की। चलिए बात कर लेते हैं बी की। बी के लिए क्या ट्रांजेक्शन्स थी, देखो बी पे करेगा बैंक को
ए रीएम्बर्स करेगा बी को, बी पे करेगा 10% पे, कौन सा लोन लिया था इसने, डॉलर लोन लिया था, ठीक है, और ए पे करेगा किस रेट से, सिर्फ 9% के रेट से, ठीक है। यानी अब बी पे करेगा लेंडर को 10% के रेट से, किस अमाउंट पे, $2 lakhs पे, $2 lakhs पे इसने दिया 10%, ठीक है। रिसीव कितना हुआ, $2 lakhs पे 9% ओनली ये रिसीव हुआ, यानी इसके लिए क्या हो गया, बेनिफिट है, लॉस है, ऑफकोर्स लॉस है, यानी इसको क्या हो गया, $2000 का इसे लॉस हो गया। ऑफकोर्स ये कौन है, BINC है, इसकी फंक्शनल करेंसी क्या है, येन है, तो हमें येन टर्म्स में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। येन टर्म्स में कन्वर्ट किया, हमारे पास आ गया जो लॉस है वो कितना आ रहा है, येन 240 lakhs। चलिए बात कर लेते हैं, सॉरी 2,40,000, ठीक है, 2,40,000 का इनका लॉस आ रहा है। ऑल्सो इसे क्या करना पड़ रहा है, जो इसने येन का लोन रिसीव किया है फ्रॉम दी ए, इसमें ये रीएम्बर्समेंट कर रहा है, किसको रीएम्बर्स कर रहा है, अमाउंट किसको, ए को। किस अमाउंट का रीएम्बर्समेंट दे रहा है ये, 240 lakhs का इसने लोन लिया था, उस पर रीएम्बर्समेंट किस रेट से कर रहा था ये, 6% के रेट से, 5% के रेट से नहीं, ठीक है, 6% के रेट से इसने रीएम्बर्समेंट किया। इसको नेट कॉस्ट कितनी आ गई, 16,80,000। अब आप देखो BINC ने स्वैप लिया तो इसकी नेट जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो आ रही है येन 1680 विच इज़ द इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%। अगर इसने स्वैप में एंटर नहीं किया होता तो इसकी जो कॉस्ट आ रही होती वो आती 8% की, ठीक है। डायरेक्टली अगर इसने लोन लिया होता तो इसको सेविंग कितनी हो गई, 1% के रेट से, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। आप सिर्फ ये जो दो है ना, सिर्फ ये अगर आप ड्रॉ कर लेते हो, इसमें ये चीज़ आपको अगर समझ में आ जाती है, ये करना आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप बहुत इजीली ये चीज़ डिटरमाइन कर पाओगे कि किस तरीके से क्या चीज़ का फ़्लो हो रहा है, किस तरीके से क्या अमाउंट आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन को समझना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपका आंसर जो आप सॉल्व कर रहे हो वो एज सच, देखो सब कुछ क्वेश्चन में लिखा ही हुआ था, सिर्फ आपको एक फ़्लो था जो मेंटेन करके चलना था और उससे आपका आंसर निकल के आ गया था, ठीक है। तो यही चीज़ आपको पहले से ऑलरेडी भी पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप सही से रीड कर लोगे तो आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा, कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ आपको उसमें नहीं लगेगी, कोई भी गलती आपकी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। एज सच इस क्वेश्चन में है भी कुछ नहीं, ठीक है, फटाफट से एक बार पढ़ के ख़त्म करते हैं। अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हैज़ टेकन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन लिया है इसने 40 lakhs पे, कब लिया है, 1 अप्रैल 2012 को। इंटरेस्ट रेट एट दी इंसेप्शन कितना था, 8.5% पर एनम का था, हर साल इसे पे करना है ऑन 31 मार्च। In the October 2012, Central Bank of the country releases following projection about the interest rate which is likely to prevail in future। यानी कि अब अक्टूबर 2012 में क्या हुआ, ये कुछ प्रोजेक्शंस हैं जो कि रिलीज़ किए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। किस तरीके से किया है उन्होंने, ऑन 31 मार्च 2013 को ये रेट होगा, 14 को 10% हो जाएगा, 15 को 10.5% हो जाएगा, 31 मार्च 2016 को 7.75% का रेट हो जाएगा। आपको बताना है कि बोरोअर किस तरीके से हेज कर सकता है यूजिंग द कैप ऑप्शन, अराइजिंग आउट ऑफ एक्सपेक्टेड राइज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच ही वांट्स टू पेग एट हिज इंटरेस्ट कॉस्ट एट 8.5% पर एनम। यानी कि आपको बताना है कि किस तरीके से हेज हो सकता है रिस्क अगर इसने एक कैप ऑप्शन लिया है जिसमें कि इसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो इसने पेग कर दिया, यानी फिक्स कर दी है एट 8.5% पर एनम, ठीक है। किस तरीके से ये इसे यूज़ करके हेज कर सकता है जो भी इसका रिस्क है इन दिस इंटरेस्ट रेट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है। अज्यूम दैट द प्रीमियम नेगोशिएटेड बाय बोथ द पार्टीज इज 0.75% टू बी पेड एट वंस ऑन 1st of October 2012 and the actual rate of interest on the respective due dates happens to be as on 31st of March 2013 को रेट ये हो गया है, 14 को 11.5% हो गया है, 15 को 9.25 हो गया है, 16 को 8.25 हो गया। यानी कि सिंपली आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको क्या बोला है कि एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है जिसे कि फ्लोटिंग रेट पे इंटरेस्ट लिया हुआ है ऑलरेडी 40 लाख रुपीज़ का, और क्या दिया है, जो स्टार्टिंग डेट है वो दी है 1 अप्रैल 2012, ठीक है। आपको दिया क्या है कि एक्चुअली में हुआ क्या
कि अक्टूबर 2012 में जो कंट्री बैंक है उसने अपनी प्रोजेक्शंस रिलीज़ कर दिए कि आगे आने वाले सालों में क्या इंटरेस्ट रेट रहने वाला है, ठीक है। तो अब ये जो पर्सन है, जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है जिसने कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया हुआ है, अब इसको लग रहा है कि रिस्क है कि इंटरेस्ट रेट आगे आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन से तो यही दिख रहा है ना कि आगे आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या सोचा, ठीक है, लेट मी एंटर इनटू अ कैप ऑप्शन, जिसमें कि मैं अपना इंटरेस्ट रेट पे एक कैप लगा देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, पेग कर देता हूँ अपना इंटरेस्ट कॉस्ट एट 8.5% पर एनम पे, ठीक है। आपको अज्यूम क्या करना है कि जो इन्होंने प्रीमियम पे किया होगा फॉर परचेजिंग दिस कैप ऑप्शन वो कितना है, 0.75%, जो कि वन टाइम ही आपको पे करना है, ठीक है। ऑफकोर्स आपको जब आप कैप ऑप्शन परचेज़ करते हो तभी आपको प्रीमियम देना होता है, तो वो आपको प्रीमियम देना है। और आपसे क्या पूछा है, सिंपली आपसे पूछा गया है कि किस तरीके से सेटलमेंट एग्जीक्यूट होगी ऑन दी प्रस्पेक्टिव इंटरेस्ट रेट, जो ड्यू डेट्स हैं हमारी, उस पर आपको बताना है कि किस तरीके से जो सेटलमेंट है वो होगी। आपको एक्चुअल जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो मेंशन करके दे दिए, यानी कि ये वाले जो इंटरेस्ट रेट हैं इनका कोई यूज़ नहीं है, ये सिर्फ इस पर्पज़ से दिया हुआ है कि आपको समझ में आए कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर ने कैप ऑप्शन क्यों परचेज़ किया है, ठीक है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि प्रोजेक्शंस के हिसाब से इंटरेस्ट रेट आगे आने वाले टाइम पीरियड में इंक्रीज़ होने वाला है, ठीक है। यानी आपको सिर्फ जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट हो गया है उसे कंसिडर करना है, और जो कैप ऑप्शन में उसने कैप लगाई है ना इंटरेस्ट रेट पे, वो आपको कंसिडर करनी है। और आपको सेटलमेंट अमाउंट निकालना बहुत अच्छे से आता है। इसमें आपको इंटरेस्ट में आपको 6 मंथ्स 3 मंथ्स कुछ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि क्या है, 1 पीरियड है, पूरा 1 ईयर है, 1 पीरियड इज इक्वल टू 1 ईयर ओनली, नॉट 6 मंथ्स। तो आपको कुछ नहीं करना, 1 ईयर का निकालना है। दिस मीन्स आपको सिंपली 8.5% पे तो आपने क्या किया है, स्ट्राइक रेट है ना आपका 8.5% का, आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट कितना हो गया आप देखो, मार्च 13 में इट इज़ 10.2, यानी आपको 10.2 माइनस 8.5% करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है विद 40 लाख, ये अमाउंट होगा रिसीवेबल टू दी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, क्योंकि वो क्या है, बोरोअर है, उसने लिया भी क्या होगा, कैप ऑप्शन परचेज़ किया होगा, और जब उसका स्ट्राइक रेट से ऊपर इंटरेस्ट रेट चला गया है तो इसने कैप ऑप्शन एक्सरसाइज किया होगा, तो ऑफकोर्स एक्सरसाइज किया है तो इसे पे ऑफ रिसीव होगा, रिसीव हो जाएगा ये सेटलमेंट का अमाउंट, ठीक है। और इसके बदले में इसे पे क्या करना है, 0.75% का जो प्रीमियम है वो पे करना है एट वंस, ठीक है। इसमें आपको प्रीमियम को क्यों नेट सेटलमेंट करके नहीं दिखाना है, क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया सिर्फ आपको बताना है कि किस तरीके से सेटलमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी क्या क्या अमाउंट पे किया जाएगा एट एवरी ईयर एंड, जब ये कैप ऑप्शन जब तक कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। जब आपको इंटरेस्ट पे करना है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से क्या सेटलमेंट अमाउंट है, वहाँ पे जो आपसे पूछी गई थी ना चीज़ वो डिफरेंट थी। आपसे पूछा था, जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें आपसे पूछा गया था कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट रिस्क हेज हो रहा है, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट का रिस्क है वो किस तरीके से हेज हो रहा है। तो उसमें आपको कंसिडर करना है जो नेट सेटलमेंट का अमाउंट आ रहा है ना, वो कि प्रीमियम भी पे किया है इस इंटरेस्ट रेट को हेज करने के लिए, ठीक है। इसलिए आपको वर्डिंग्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर आपसे पूछा है कि इंटरेस्ट रेट किस तरीके से हेज हुआ है इन दिस गिवन टाइम पीरियड, तो आपको उसी हिसाब से आंसर निकाल के आना। आपको वो PVF करके से डिवाइड करके प्रीमियम के अमाउंट को हर साल पे जो प्रीमियम का अमाउंट है वो निकालना है, और फिर आपको कैप ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है उसकी जो सेटलमेंट अमाउंट आई है उसमें से माइनस करना है क्या, प्रीमियम का पेमेंट वाला अमाउंट, क्योंकि क्या है ये रिसीवेबल होगा, जो सेटलमेंट अमाउंट है वो रिसीवेबल होगा, जो प्रीमियम है वो पेएबल है, तो नेट सेटलमेंट का अमाउंट आपको निकाल के दिखाना है। लेकिन यहाँ पे आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा, आपसे सिर्फ पूछा है कि किस तरीके से सेटलमेंट एग्जीक्यूट होगी, विच मीन्स किस तरीके से आपको पैसे रिसीव होंगे जब आप कैप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। पढ़ लेना, पूरा थियोरेटिकल बना के इन्होंने लिखा हुआ है, आप उसे प्रेजेंट कर सकते हो टेबल फॉर्मेट में, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा कर दोगे तो, ठीक है। इन्होंने किया क्या है, सिंपली आपको सारी की सारी डिटेल्स लिख के दी हैं, ठीक है, इन्होंने समझाने के पर्पज़ से ही लिखा है। आप इसको टेबुलर फॉर्मेट में भी करके आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका ठीक होगा, ठीक है। इन्होंने सारी चीज़ें दोबारा से लिख दी, 40 लाख है, 8.5% का स्ट्राइक रेट है, 31st ऑफ एवरी ईयर इंटरेस्ट पे हो रहा है, 31st ऑफ एवरी ईयर इंटरेस्ट पे हो रहा है, ड्यूरेशन यहाँ तक है, प्रीमियम जो है वो कैप के लिए नॉन नेगोशिएबल है बिटवीन बोथ द पार्टीज़, ठीक है। प्रीमियम दिया हुआ है कि नेगोशिएबल है बिटवीन बोथ द पार्टीज़, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एज सच आपको सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली क्या करना है, आपको बताना है प्रीमियम कितना आ रहा है, 40 लाख पे आपको निकालना है 0.75%, वो आपका इंटरेस्ट हो गया जो कि आपको पे करना पड़ेगा ऑन 1 अक्टूबर, क्योंकि उस दिन आप एंटर कर रहे हो इन दी कैप ऑप्शन, ठीक है। चलिए बाकी आपको क्या करना है, सेटलमेंट का अमाउंट निकालना है, 10.2 माइनस 8.5,
दिस परसेंटेज आपको अप्लाई करनी है 40 लाख, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। यही चीज़ मैंने आपको अभी ऊपर बता भी दी। सेम चीज़ आपको करनी है यहाँ पे 2016 में। आप देखना कि आपका इंटरेस्ट रेट है 8.25, स्ट्राइक रेट है 8.50, विच मीन्स यहाँ पे आपका कैप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, ठीक। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी आपको सेटलमेंट का अमाउंट रिसीव नहीं होगा एज अ बोरोवर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो स्ट्राइक रेट से कम ही है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। लास्ट लाइन में फिर उन्होंने लिख दिया है कि वन टाइम जो इन्होंने अपफ्रंट प्रीमियम पे किया है, बायर ने, जो कैप ऑप्शन का बायर है, उसने जो वन टाइम अपफ्रंट प्रीमियम पे किया है उसके बेस पे से जो कंपनसेशन है वो ऑन एवरी इंटरेस्ट डेट वो रिसीव हो रहा है। एज सच आपको इसी तरीके से पूरा थियोरेटिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन आप दो, टेबुलर फॉर्मेट में सॉल्व करो, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। टेबुलर फॉर्मेट से मेरा मतलब है कि आप लिखो कौन सा ईयर है, ठीक है, जैसे 2013 है, 14 है, 15 है, 16 है, 4 साल है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखो कि एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, ठीक है। आप देखो कि आपका स्ट्राइक रेट क्या था, आप यहाँ पे देख लो कि डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में, ठीक है। एक्चुअली में मतलब वो चीज़ एक्सरसाइज होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेटलमेंट अमाउंट लिख दो। आप मतलब किसी भी तरीके से टेबल फॉर्मेट में उसे प्रेजेंट कर सकते हो। आप यहाँ पे लोन का अमाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है, कि 40 लाख का लोन है, कुछ भी करके, मतलब आप टेबल फॉर्मेट में भी अगर इसको प्रेजेंट करके आओगे तो भी आंसर गलत नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है इसे थियोरेटिकल वे में ही पूरा का पूरा प्रेजेंट करके आना, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी आपका डाउट है तो मैंने आपको बता दिया है कि लिंक है डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, आप वहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। ऑल्सो अगर आप लोग वीडियोस देखते हो, आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो आपका जो भी फीडबैक है, सजेशन है, वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आ जाती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।